वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। फोर्थ क्लास है हमारी ये, और हमारा जो टारगेट रहेगा कि आज हम इंदिरा गांधी से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। और एक पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमने पिछला पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे, देर आफ्टर हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से हम पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ रहे हैं उस तरह से हम जो इवेंट हो रखे हैं ना, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइक जैसा कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या हो गया, या ISRO कब बना था, DRDO कब बना है, या अगर हम बात करें गैलेंटरी अवार्ड्स जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, या फिर अगर हम बात करें भारत रत्न कब शुरू हुआ था। तो ऐसे ऐसे ये जो जीके है ना, ये एक स्टैटिक जीके है। कई बार रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, उसके बाद कौन बने, या जब 1962 की वॉर हुई थी तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, 65 के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इस तरह से कई बार रैंडमली क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये ना जनरल स्टडीज का पार्ट है और जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट है। हमें पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन थे, अगर हम बात करें उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, स्पीकर कौन था, तो ये बिल्कुल जनरल पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन था। ये छोटे छोटे जो है वो कंसेप्ट फैक्ट होते हैं जो बिल्कुल जनरल अवेयरनेस के होते हैं, और एग्जाम में ना कई बार रैंडमली आ जाते हैं और हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने इनको उस तरह से पढ़ा नहीं होता है। तो जो अप्रोच हम लेकर चल रहे हैं इसमें हम इनको इसी तरह से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लिंक करके पढ़ रहे हैं पूरी जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसके साथ, कि कौन सा इवेंट कब हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है रिगार्डिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि जो हमने शुरू किया है 1947 से लेकर, हमारा जो टारगेट है कि हमें ऑलमोस्ट 1991 फर्स्ट फेज, उसके बाद 1991 से लेकर 2024 तक जो है वो हमें कंप्लीट जो है वो हिस्ट्री को जो है वो कवर करना है, यानी कि ऑलमोस्ट कोविड-19 तक हम जो है वो कवर करते जाएंगे। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद 1947 से लेकर 1950 तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने काम किया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि पहली पार्लियामेंट एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, जिसने जो है वो संविधान को ड्राफ्ट करने में एक कमेटी को अपॉइंट किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ B.R. अम्बेडकर। मतलब B.R. अम्बेडकर उसके चेयरमैन थे, और इन्होंने एक तो संविधान बनाया, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तकरीबन 565 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको यूनाइट किया। इसमें हमने चैलेंजेस भी पढ़े, हमने उनके सोल्यूशन भी देखे, सरकार ने कैसे सोल्यूशन निकाला। देन उसके बाद हमने बात करी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। तो देखो, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये इकोनॉमिक हिस्ट्री का पार्ट है। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात करी थी कि यहां पर हर सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, और जो हमने टारगेट किया था कि हमें इतना ग्रो करना है, हमने उससे ज्यादा जो है वो ग्रो किया। दैट मीन्स हमारे लिए अचीवमेंट रही। और जो लोग ये कहते थे कि भारत जो है वो छोटे छोटे देशों में टूट जाएगा, हमने उनको एक जवाब दिया। हमने बताया कि हम जो है वो यूनाइट होकर जो है वो डेवलपमेंट के पाथ पर चल पड़े हैं। देन उसके बाद 1956 से लेकर 61 तक ये सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, जिसमें हमने फोकस किया था हैवी इंडस्ट्रीज पर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो ये डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में, तो दैट मींस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1961 से लेकर 66 तक अगर हम बात करें तो ये क्राइसिस का जो है वो 5 ईयर प्लान माना जाता है, यानी कि जो ये 5 ईयर प्लान था इसमें पूरे क्राइसिस देखे गए हैं। 2 लड़ाइयां इसमें हुई, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। फूड शॉर्टेज है इसमें, और ड्रफ। इस टाइम पे मानसून भी अच्छा नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से जो है वो एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं देखा गया। देन उसके बाद 66 से लेकर 69 तक जो है वो 3 हॉलीडे प्लान्स आते हैं, और यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इंदिरा गांधी जी। तो यहाँ पे जैसा हमने मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में बात करी थी कि अगर एक राजा मर जाता है तो उसके बाद आगे जो उसके बच्चे थे वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, तो वैसा ही सिमिलर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जब नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो उसके बाद 2 कंटेंडर, एक मोरारजी देसाई और दूसरा इंदिरा गांधी जी, 2 कंटेंडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए आ गए, और इसमें बना कौन था? इंदिरा गांधी जी। ऐसे हम समझ सकते हैं। सिमिलर लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था, मोरारजी देसाई ने कहा कि मुझे बनना है, लेकिन बना लाल बहादुर शास्त्री जी को गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। देन उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है वो आपका 1953 में बना था, और सॉरी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, और यूजीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये बनाया गया था 1953 में। देन उसके बाद भारत रत्न बने थे 1954 में, और 3 को दिया गया था सबसे पहले, इंपॉर्टेंट। देन उसका साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में बने थे, और गैलेंट्री अवार्ड अब हम इनको भी साथ में कवर कर देते हैं। क्यों छोड़ना गैलेंट्री अवार्ड, कई बार क्वेश्चन बन जाता है पेपर में। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड 6 है टोटल, और पहले 3 बनाए गए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर, महावीर, वीर चक्र ये बनाए गए थे 26 जनवरी 1950। लेकिन मिलने कहां से शुरू हुए थे? इन्होंने कहा था 15 अगस्त 1947 से लेकर
जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है वो, जिन्होंने ब्रेवरी, सोल्जर्स वगैरह जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन सभी को जो है वो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये तीन, पहले सिर्फ ये तीन थे, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। फिर उसके बाद 1952 में, 4 जनवरी 1952 में अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये तीन बनाए गए थे। फिर इनको रीनेम किया 1967 में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो टोटल कितनी है, 6 गैलेंट्री अवार्ड है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब इसमें क्या है, देखो क्या इंपॉर्टेंट, हमें ये दो बार दिए, मतलब दो बार अनाउंस किए जाते हैं। पहली बार रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए जाते हैं जो कि 26 जनवरी को होता है। सेकंड टाइम किया जाता है इंडिपेंडेंस डे पे जो 15 अगस्त को होता है। और जनरली जो है वो पीस टाइम में दिए जाने वाले और वॉर टाइम में दिए जाने वाले। एग्जाम में आता है कि पीस टाइम में कौन सा दिया जाता है, वॉर टाइम में कौन सा दिया जाता है। तो पीस टाइम पे याद रखना है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक, कीर्ति, शौर्य ये दिया जाता है शांति के समय में। पीस टाइम पे अगर हम बात, वॉर टाइम पे अगर हम बात करें, परमवीर, महावीर और वीर, यानी कि जो वॉर में जिन्होंने बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके लिए फिर परमवीर, महावीर, वीर चक्र, और शांति बनाए रखने वालों के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो याद रखना। अब इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सबसे सुपीरियर है। सबसे सुपीरियर तो मतलब सभी सुपीरियर है हमारे लिए तो, लेकिन इनका एक क्रोनोलॉजी रहती है। तो परमवीर सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद अशोक चक्र आता है, फिर महावीर चक्र आता है, फिर कीर्ति चक्र आता है, फिर वीर चक्र आता है, फिर शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र सबसे लास्ट में आता है। परमवीर, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। तो पीस टाइम पे कौन सा दिया जाता है, अशोक चक्र जो सबसे हाईएस्ट है। तो याद रखना पीस टाइम पे ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। और ओवरऑल में अगर हम बात करते हो दैट इज परमवीर चक्र। फिर उसके बाद डीआरडीओ बना था 1958 में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो डीआरडीओ के हेड है अभी प्रेजेंट टाइम पे दैट इज डॉक्टर समीत वी कमात। तो इनका नाम याद रखना। और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। देन एम्स बना था, पहला एम्स बना था भारत में, दैट इज इन 1956। उसके बाद आईआईटी, फर्स्ट आईआईटी बनी थी आईआईटी खड़गपुर, ये बनी थी 1951 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है वो आईआईटी को कहा जाता है। फर्स्ट आईआईएम, ठीक है, जो बनी थी वो कलकत्ता और अहमदाबाद में बनाई गई थी 1961 में, ये भी याद रखना। और आईएसआरओ बना है 1969 में, और जो आईएसआरओ का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में। तो याद रखना है आईएसआरओ का हेडक्वार्टर कर्नाटका में है और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। देन आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में, और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई 1934 के अंदर आरबीआई बनाया गया है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1959 में बना है और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। एक सेबी है, SEBI। सेबी कौन से ईयर में बना है, 1992। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई। इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, सेबी के चेयरमैन कौन है, सेबी प्रेजेंट चेयरपर्सन, ज्योति मैम आप बताओ। क्यों नहीं आता रहा मैम, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। सेबी प्रेजेंट चेयरपर्सन तुहीन कांता पांडे। तुहीन, अच्छा फर्स्ट फीमेल कौन थी इसकी चेयरपर्सन, मधाबी पुरी बुच। तो ये नाम भी याद रखना, पहली महिला, इनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी चली थी अभी, उसकी वजह से फिर बदल गया। देन उसके बाद 1969 में बैंक्स की नेशनलाइज हुई थी पहली बार। तो पहली बार जब नेशनलाइज किया गया था तो 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद सेकेंड टाइम पे 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया, तो टोटल 20। तो ये जो नेशनलाइजेशन हो रखी है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हो रखी है दोनों। तो टोटल कितने 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बन रखा है, आप प्रीवियस ईयर चेक कर लेना, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा कि जब टोटल बैंक नेशनलाइज हुए थे तो कितने हुए थे टोटल। तो टोटल याद रखना 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, पहली बार में 14 और दूसरी बार में 6।
देन उसके बाद इंदिरा गांधी ईरा को पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि 1966 से लेकर 1977 तक। फर्स्ट को हम पढ़ेंगे 1980 से लेकर 84 में, हम यहाँ पंजाब क्राइसिस और आसाम क्राइसिस के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा 1966 से लेकर 1970 तक हम पूरा पढ़ेंगे। देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया दिल्ली में कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन। तो अगेन यहां पर उस टाइम पे जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, बट लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट किसको मिला? इंदिरा गांधी जी को, और इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके पास चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद सेकंड चैलेंज था मानसून कम हुई है, तो मानसून अगर कम हुई है तो सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ गया तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और जो अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी जी, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को नाराज नहीं किया, इस बार उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। देन उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन 19 मतलब उसके बाद 67 के जनरल इलेक्शन होते हैं जब, तो इसमें ना कांग्रेस जो है वो 8 मतलब जो स्टेट्स थी वहां पर मेजोरिटी लूज कर जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि सिंडिकेट डिफीट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि डिफीट रहती है। और जो ये 1967 के जो जनरल इलेक्शन थे, इसमें पहली बार ऑपोजिशन में कोई पार्टी आई थी जिसके पास जो है वो, अगर हम बात करें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है ना, जो वो पहली बार 1967 के जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो वहां पे पता चला था। कैसे? कि जो स्वतंत्रता पार्टी थी ना, उसके पास 44 सीट्स थी, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पहला स्वतंत्रता पार्टी से बना है। फिर उसके बाद भारतीय जनसंघ, इनके पास 35 सीट्स थी, याद रखना ये 35 सीट्स है, और आईएनसी के पास मेजोरिटी में सीट्स थी। देन उसके बाद 1967 से लेकर 1970 तक 3 हॉलीडे प्लान, तो दैट मीन्स पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि हम तो 5 ईयर प्लान सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, 5 साल के लिए प्लानिंग करेंगे प्रॉपर पूरा, लेकिन यहाँ पे तो 1-1 साल के लिए प्लानिंग की जा रही थी। दैट मीन्स क्लियर जो है वो हमारे पास जो है वो विजन नहीं था। यहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पहला चैलेंज। उसके बाद सेकंड, लेसर अल्टरनेटिव्स, हमारे पास ऑप्शंस कम थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पोस्ट के लिए अगर हम बात करें कि हमने एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फिर उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स थी उसमें अनरेस्ट था, यानी कि जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वो अपने सेपरेट डिमांड कर रही है, चैलेंजेस जो है वो हमारे पास चल रहे हैं। इवन अगर हम बात करें सिक्किम में भी चैलेंजेस चल रहे हैं, और स्टेट में भी अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एंटी कांग्रेस एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। तो इसका जो है वो इम्पैक्ट सरकार के ऊपर और लोगों के ऊपर पड़ता है, और इसको जो है वो एक तरह से क्राइसिस की फेज माना जाता है। देन उसके बाद इंटरनल क्राइसिस जब ये हुए, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा एक कंसेप्ट आता है कि इंदिरा गांधी ना यहाँ पे 1970 वाली फेज में गरीबी हटाओ वाले स्लोगन पर आ गई थी कि गरीबी हटानी है। अब गरीबी हटानी है तो मतलब फार्मर के अकॉर्डिंग अगर हम सोचे तो उसको जमीन चाहिए, एक लेबरर के अकॉर्डिंग सोचे जो उस जमीन पे काम कर रहा है, तो दैट मीन्स उसके पास जमीन होगी तो वो अमीर बन सकता है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो बड़े जमींदार थे ना, जब लैंड रिफॉर्म्स हुए तो बड़े जमींदारों की जमीन जानी शुरू हो गई। उनकी जमीन जो है वो, जो लेबरर उसके ऊपर काम कर रहे थे उनको वो जमीन देनी शुरू कर दी। जैसे कहते हैं ना कि शामलात मिल रही है, वो सो कंसेप्ट आता है, तो वो ये यहाँ पर शुरू होता है। फिर इसमें क्या होता है कि जो रूरल एरिया से जो कांग्रेस का वोट था वो कम होना शुरू हो गया। डेफिनेटली बात है कि किसी अगर जमींदार की जमीन जा रही है तो उसकी फैमिली तो दोबारा वोट नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे हमारी पुश्तों की जो जमीन थी वो चली गई। तो दैट मीन्स यहां से क्या होता है कि सरकार का जो वोट था, वोट शेयर था, वो कम हो जाएगा। तो अगर हम आगे देखते हैं फिर इसका इफेक्ट पड़ता है बहुत, कि जो कांग्रेस की जितनी मेजोरिटी थी वो कम होने लग जाती है। प्लस साथ में यहां पे ना एंटी कांग्रेस जो है वो, एंटी कांग्रेसिज्म जो है वो शुरू हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल राम मनोहर लोहिया। फिर अब पहले तो देखो हम बात करते हैं कि आज़ाद होने के बाद सब साथ मिलकर जो है वो चल रहे हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ। लेकिन यहाँ पर ना सरकार के अगेंस्ट वाली वेव शुरू हो गई। पहले तो ये मानते थे कि चल कांग्रेस ठीक है, हमारे लिए सोच रही है, डेवलपमेंट कर रही है, कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब सबको पता चल गया था कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन होनी भी बड़ी जरूरी है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि एंटी कांग्रेस जो है वो जो स्ट्रेटेजी जो शुरू हो जाती है, और राम मनोहर लोहिया जो है उसमें शुरू कर देता है कि सरकार की आलोचना करना, कि सरकार कुछ गलत काम भी कर रही है। जैसे मान लीजिए अगर सरकार ने यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स किए तो जमींदार के राइट भी इफेक्ट हुए, तो उसको भी सरकार को जो है उसके बारे में सोचना चाहिए था। ऐसा जो है वो शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमने देखा यहाँ पे कि कांग्रेस के अगेंस्ट वॉइस रेज होनी शुरू हो गई, और डिफरेंट आइडियोलॉजी, अब इंदिरा गांधी जी को बहुत जो है वो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कहा गया है, वन ऑफ द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बांग्लादेश जो वॉर हुई है और बांग्लादेश को जो हमने बनाया, ठीक है, या अगर हम बात करें बांग्लादेश को बनाने में इनडायरेक्टली हमारा रोल,
तो इसमें क्या होता है कि जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आने शुरू हो जाते हैं कांग्रेस में, तो यहाँ पर डिवीजन भी बाद में देखी जाती है, एक स्प्लिट देखा जाता है। तो सबसे पहला क्या रहता है कि जो इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट्स वो जो लैंग्वेज ग्रुप थे, ठीक है, जैसा हमने बात करी थी मुरारजी देसाई के टाइम पे और लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, ठीक है, रेड्डी या फिर अगर हम बात करें पटेल, तो साउथ इंडियन जो लीडर्स थे, तो अभी ये क्या कर रहे थे, ये राइट टू द सेंटर थे, मतलब ये चाहते थे कि सरकार के साथ मिलकर, मतलब कोई नई अप्रोच नहीं फॉलो करनी, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे। लेफ्ट में अगर हम बात करें तो नई आइडियोलॉजी, मतलब गरीबी जैसे हटाओ, ठीक है, रिफॉर्म्स, मतलब एक होता है ना कि यार स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो वो जो है वो इंदिरा गांधी जी शुरू करते हैं। प्लस साथ में इंदिरा गांधी बिलीव कर रहे थे कि यूएसएसआर यानी कि रशिया से दोस्ती करनी चाहिए, सिंडिकेट्स कह रहे थे कि यूएसए से दोस्ती करो, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और हम जा रहे थे सोशलिज्म की तरफ, मतलब कि यूएसएसआर की तरफ। प्लस साथ में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्लानिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है प्लानिंग। लेकिन जो सिंडिकेट्स थे ये कहते थे कि ये जो प्लानिंग सिस्टम है, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है, इसको अबॉलिश कर दो, इसका कोई काम नहीं है। सिमिलर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, तभी जो है वो बैलेंस बना रहेगा इक्वालिटी में, मतलब इक्वालिटी का जो बैलेंस है वो तभी बना रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तभी जो है वो कामयाब होगी जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा। लेकिन जो आपके सिंडिकेट थे ये कहते थे कि ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी कह रही है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मतलब लाइक पब्लिक का रोल रहेगा वेलफेयर प्रमोट करने के लिए सबका, लेकिन यहां पर कहा प्राइवेटाइजेशन, इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन करो सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी ने स्ट्रेटेजी फॉलो करी दैट इज बॉटम अप अप्रोच, बॉटम से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर आप हायर लेवल तक जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जो सिंडिकेट थे ये कहते थे ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि जो वेल्थी और अमीर लोग हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़े, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनको ना टैक्स फ्री कर दो, उनके लिए टैक्स कम कर दो, जितने भी टैक्स रेट्स होते हैं वो सभी कम कर दो। अगर उनके लिए टैक्स रेट कम कर देते हैं तो उनके पास पैसा रहेगा, फिर वो पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो बॉटम पे जो लोग हैं उनको हेल्प मिलेगी, जैसे लेबरर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो इसको कहा जाता है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी एक बार और बता देता हूं कि जो हायर सेक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, वेल्थी पर्सन हो गए, हायर इनकम अर्नर्स हो गए, तो उनको टैक्स कम देना पड़े, उनके लिए जाओ टैक्स कम कर दो। जब उनके लिए टैक्स कम कर दिया तो उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, जब उनके पास पैसा रहेगा तो फिर इस थ्योरी में कहा गया कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे रोजगार मिलेगा लोगों को, और जब रोजगार मिलेगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। बट लेकिन टैक्स किसका कम किया जा रहा है? सिर्फ हायर लोगों का, वेल्थी लोगों का। लेकिन जो आपके लेबरर्स हैं उनसे तो टैक्स लेंगे, तो अगर उनसे टैक्स ले रहे हो फिर उनके पास अब थोड़ी इनकम दे रहे हो तो फिर क्या फायदा रह जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक लेबरर को 10 रुपए दे रहे हो लेकिन उसके ऊपर अगर आप 7 रुपए टैक्स काट ले रहे हो, क्योंकि जब आप हायर पर्सन के ऊपर टैक्स नहीं लगाओगे तो जनरली बात है कि वो लेबरर से टैक्स लोगे तो उसके पास 3 रुपए ही रहेंगे, फिर वो 3 रुपए में क्या कर लेगा, तो उसकी गरीबी तो खत्म नहीं होगी। तो ऐसा जो है वो इस थ्योरी में कहा गया था। देन उसके बाद एक ट्विस्ट आता है यहाँ पे, जैसा हमने बात करी थी पहले कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है, और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनते हैं दैट इज बेबी गिरी। कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, तो एक तरफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दूसरी तरफ कांग्रेस रूलर, और यहां पर जो है वो इंदिरा गांधी जो है वो आर वाली साइड पे थी और ओ वाली साइड पे आता है सिंडिकेट यानी कि लैंग्वेज ग्रुप। ये बिल्कुल फैक्चुअल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक कांग्रेस आर बन गई, बस ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। जो आर वाली साइड थी ये इंदिरा गांधी की तरफ थी, और जो ओ वाली साइड थी ये सिंडिकेट थे यानी कि लैंग्वेज ग्रुप्स। अब हुआ क्या इसके बाद कि कांग्रेस मेजॉरिटी में थी लोकसभा में, ठीक है। जब 1967 के इलेक्शन हुए उसके बाद, क्योंकि हमने देखा कि 8 स्टेट्स में जो है वो कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी लूज कर गई थी, तो मतलब यहां से जो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना वो अपोजिशन वाले होंगे, तो अगर अपोजिशन में राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे तो मतलब राज्यसभा में कांग्रेस क्या करती है, मेजोरिटी को लूज कर जाती है। देन उसके बाद एक फैक्ट और यहां पर आता है कि 9 जो मतलब इस कैसे पता चलता है हमें कि राज्यसभा से मेजोरिटी नहीं रही, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने की बात करता है कि जो ये राजा लोग, प्रिंसली लोग को जो स्पेशल पैसा दे रही है सरकार, इसको बंद किया जाए। लोकसभा से तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया, मतलब कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में, ठीक है। इवन ये कोशिश की गई थी कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो ये इसको जो है वो कानून को जो है वो मतलब कानून लाया जाए और जो प्रीवी पर्स है इसको खत्म किया जाए, लेकिन ये भी जो है वो कोर्ट में फंस गया था।
तो फाइनली क्या डिसाइड किया जाता है कि जब क्लियर पता ही नहीं चल रहा था तो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद होते हैं इलेक्शन। अब ये इलेक्शन आते हैं 1970 वाले। तो जितने भी ये आपके अपोजिशन वाले थे ना, ये सभी एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं। एक इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी अपोजिशन इकट्ठा हो गया। जनसंघ, कांग्रेस, स्वतंत्रता पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, ये सभी यूनाइट हो गए और इनका जो टारगेट था वो था इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी जी कह रही थी गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंदिरा हटाओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है दोनों में से? गरीबी हटाओ। तो डेफिनेटली क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट रहता है वो इंदिरा गांधी जी की विक्ट्री रहता है और बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वो जीतती हैं। जब वो जीत गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई, अगेन चैलेंजेस, क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर बना 1991 तक उनके पास समस्याएं ही आई। चैलेंजेस, ड्रफ, सूखा पड़ रहा है, फूड शॉर्टेज, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ऊपर से, ठीक है, इन्फ्लेशन, पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट आ रहा है डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, रूपी की वैल्यू गिर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? स्ट्राइक्स, ऑल इंडिया रेलवे स्ट्राइक्स हो रही थी। ये डिमांड कर रहे थे कि सैलरी चाहिए अच्छी, ठीक है, रिफॉर्म्स चाहिए सिस्टम में, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी कंसेप्ट कर रहे थे। पॉवर्टी सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ था, तभी तो उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ। ऑयल क्राइसिस, इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस, देन उसका 1973-74 के ऑयल क्राइसिस, और अगर ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ेगा। और भारत में क्या रिजल्ट रहता है? डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। तेल अगर ज्यादा महंगा मिल रहा है तो ज्यादा रुपए खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा रुपए खर्च करें तो डेफिनेटली वैल्यू कम हो जाएगी। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे बड़ा कॉज रहता है और आगे का बेस ये बनाएगा। इन्होंने कहा कि जो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई है, या अगर हम बात करें कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइसेंस राज हम इसको कहते हैं, कि यार आपको हर कोई भी परमिशन, आपको कुछ भी स्टार्टअप शुरू करना है, आपको परमिशन चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो उसको लाइसेंस राज कहा जाता है। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसकी वजह से करप्शन बहुत इंक्रीज हो गया था। अगर आपको एक छोटी सी परमिशन भी चाहिए आपको पैसा देना पड़ेगा। इस तरह की समस्याएं बननी शुरू हो गई थी। तो फाइनली क्या होता है कि जब भी चैलेंजेस आते हैं हम हमेशा सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो यहां पे भी हमने सोल्यूशन ढूंढे। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होता है गुजरात में सबसे पहले, अगेंस्ट हाई करप्शन। बाकी कोई नहीं बोला था, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि सर बहुत करप्शन हो रहा है, इसको रोको। तो फाइनली क्या होता है यहां पे कि जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट पर जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व करो, करप्टेड हो चुकी है और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इंदिरा गांधी जी इसको एक्सेप्ट करते हैं और प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। देखो, इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन नहीं करवाए, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, पहला पॉइंट। उसके बाद यहां पर फिर एंट्री होगी मोरारजी देसाई जी की अगेंस्ट इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रेश इलेक्शन चाहिए। और वो कैसे फ्रेश इलेक्शन लेकर आए? वो बैठ गए अनशन पे। तो फाइनल जो रिजल्ट रहता है, इंदिरा गांधी जी मान लेते हैं और क्या करते हैं? फ्रेश इलेक्शन करवाते हैं। इससे मैसेज गया बाकी स्टेट्स को कि आपके पास भी ऑप्शन है, स्टूडेंट को प्रोटेस्ट पर लेकर आओ और सरकार को मनवाओ। तो अब क्या होता है यहां पे? बिहार अनरेस्ट, सेम डिमांड, स्टूडेंट बैठ जाते हैं अनशन पे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हड़ताल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, बट लेकिन इस बार इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, मैं डिसॉल्व नहीं करूंगी असेंबली, तुमको जो करना है करो। हुआ क्या कि जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट कहते हैं इसको, अगेंस्ट इंदिरा गांधी शुरू हो जाती है। ये क्या कहते हैं? इन्होंने क्या किया कि जो बिहार का अनरेस्ट था उसको नेशन का नाम दे दिया कि नेशन वाइड अनरेस्ट आई है। और इन्होंने कहा कि बिहार की जो प्रॉब्लम है वो नेशन की प्रॉब्लम है। तो देखो जेपी मूवमेंट में किस तरह से कंसेप्ट शुरू होता है। सबसे पहले हमने गुजरात में देखा, गुजरात में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि असेंबली को डिसॉल्व करो, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि असेंबली में डिसॉल्व कर देती हूं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। प्रेसिडेंट रूल जब लग गया तो उसके बाद मोरारजी देसाई एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट रूल नहीं तो फर्क ही क्या रह गया, हमें क्या चाहिए? हमें फ्रेश इलेक्शन चाहिए। तो फाइनली क्या करते हैं? इंदिरा गांधी एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद बिहार में जेपी नारायण एक्टिव थे वहां पे वो, तो उनको लगता है कि सिमिलर तरीके से बिहार में भी जो है वो सरकार बदली जा सकती है। तो वो स्टूडेंट को कहते हैं प्रोटेस्ट पे चल जाओ, या स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे चल जाते हैं और डिमांड करते हैं कि जो स्टेट असेंबली है उसको डिसॉल्व करो और फ्रेश इलेक्शन करवाओ। इस बार इंदिरा गांधी जी, आईजी से याद रखना इंदिरा गांधी है, और मना कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि यहां से फिर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जेपी मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो उसमें जो बिहार, जो ये अनरेस्ट है, इसको कहते हैं कि ये नेशन वाइड अनरेस्ट है और बिहार की प्रॉब्लम नेशन वाइड प्रॉब्लम, और जेपी मूवमेंट यहां से शुरू हो जाती है। अब देखो क्या होता है, जेपी मूवमेंट है क्या एक्चुअली।
जेपी मूवमेंट एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई टोटल रेवोल्यूशन चाहिए, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा सर, हमारा जो देश है प्रॉब्लम चल रही है, करप्शन हो रहा है, ठीक है, करप्शन को खत्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इनका हिडन एजेंडा था वो था कि एंटी कांग्रेस एजेंडा। इनका जो हिडन एजेंडा था दैट इज एंटी कांग्रेस एजेंडा, और ये डिमांड करते हैं टोटल रेवोल्यूशन। फिर ये कहते हैं कि जो हम इनडायरेक्ट, जो हमें डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री, हमें ये नहीं, हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ चलना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो इन्होंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ चलो, जो भी डिसीजन होगा लोग खुद लेंगे डायरेक्टली। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसमें जो पार्टिसिपेंट रहते हैं, ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है मतलब रहते हैं, तो सबसे पहला अपोजिशन पार्टीज, वही था कि एंटी गवर्नमेंट एजेंडा, तो सभी अपोजिशन पार्टीज ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मिडिल क्लास यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। जो जेपी मूवमेंट में जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था दैट इज स्टूडेंट। शुरू में बहुत रहा, लेकिन जब स्टूडेंट दोबारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में चले गए, जब उनको पता चला कि भाई अटेंडेंस कम नहीं हो रही है, अटेंडेंस कम हो रही है, तो अभी क्या है, आपको फेल भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर स्टूडेंट वापस चले गए। देन उसके बाद एक ट्विस्ट आता है। जेपी मूवमेंट तब तक जो है वो कामयाब नहीं होती जब तक कि ट्विस्ट नहीं आता। ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट आता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है कि जो मतलब एक उनका केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण केस। इस केस में ये कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी की जो सीट है ना रायबरेली से, वहां पर जो है वो इलेक्शन के रिगार्डिंग मल प्रैक्टिस हो रखी है, मतलब इंदिरा गांधी जीती है तो उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो चीटिंग करके जीती है, ऐसा जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट कहते हैं। और ये फिर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट था, इसको इंदिरा गांधी जी क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ये बीच में केस आता है, याद रखना, राजनारायण केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस। फिर क्या होता है, इंदिरा गांधी जी का जो, इंदिरा गांधी जी क्या करते हैं कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन था, इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आती, इंदिरा गांधी जी एज एन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ऑफिस में अपने रहेंगे, बट लेकिन उनको वोट करने का अधिकार नहीं है पार्लियामेंट में। ये ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आती है तब तक वो ऑफिस में रहेंगे, ठीक है, ऑफिस में रहेंगे, याद रखना, ठीक है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। देन उसके बाद क्या हुआ, जेपी नारायण अगेन एक्टिव हो गए। 1975 में उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक ऑर्गेनाइज करते हैं रैली, ठीक है, और फिर उन्होंने पुलिस, जो आर्मी थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, इनसे अपील करी कि इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स को फॉलो मत करो, क्योंकि वो ऑफिस है ही नहीं, उनका ऑफिस तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ऑफिस में रहेंगे जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आती है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर दे सकते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर जो ये अपील की गई थी ये थोड़ी सी क्लैशी थी। फिर इसके बाद क्या होता है, 29 जून 1975 को ये लोग प्लान करते हैं कि हम घिराव करेंगे पार्लियामेंट का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, और इसका जो रिजल्ट रहता है दैट इज इमरजेंसी। 26 जनवरी 26 जून, नॉट जनवरी, 26 जून 1975 को फिर फाइनली क्या होता है, 12 बजे से इमरजेंसी शुरू हो जाती है, सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये याद रखना। देन उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के बारे में अगर हम बात करें, तो जो ये नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ये लगाई गई थी इंटरनल ग्राउंड्स के अंदर, ठीक है, और ये कब से कब तक रही है, 21 मार्च 1977 तक रही है, यानी कि 21 मार्च 1977 तक जो है वो इमरजेंसी रही। इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, जो यहां पर ये इमरजेंसी लगी वो कौन से आर्टिकल के अंडर लगी, कौन सा, 352, ठीक है। आर्टिकल 352 के अंडर जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो आपका जो है वो इमरजेंसी लग जाती है। और क्या कहा जाता है इसको, इमरजेंसी को यहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जब इमरजेंसी लग गई तो रिजल्ट, परिणाम क्या रहता है, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए। तो मुझे बताओ कि जो आर्टिकल 19 है ना, वो किस तरह से सस्पेंड होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आर्टिकल आर्टिकल कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, और 359 पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 वो सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। जो फेडरल प्रोविजंस थे उनको भी सस्पेंड कर देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, अब प्रेस को कौन सा पिलर कहा गया डेमोक्रेसी का, फोर्थ पिलर। फर्स्ट कौन होता है,
फर्स्ट पिलर एग्जीक्यूटिव, सेकंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, पहले तीन हो गए, फोर्थ हो गया मीडिया और फिफ्थ हो गया पीपल। तो जो फोर्थ है, ठीक है, मीडिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो दैट मीन्स लोगों का विश्वास नहीं रहा। अभी क्या हो गया, लोगों को न्यूज नहीं पहुंच रही लोगों के पास कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। प्लस साथ में क्या हुआ कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको भी बैन कर दिया, ठीक है। और प्लस साथ में आता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आ गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 42nd अमेंडमेंट में अगर हम बात करें तो फिर यहां पर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी तीन वर्ड्स को भी ऐड किया गया था। तो इमरजेंसी के टाइम पे ऐड किया गया था, दैट्स वाई आजकल न्यूज में भी चल रहे हैं काफी। अब इमरजेंसी लगा दी, ये तो रहा परिणाम कि क्या जो है वो रिजल्ट रहा ओवरऑल। अब मासीज का क्या रिएक्शन था यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मासीज ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने कहा कि चलो ठीक है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास था संविधान में, ठीक है। और दूसरा, मानसून अच्छी हो गई, 1975 में मानसून अच्छी हो गई, बारिश बढ़िया हुई। जब बारिश बढ़िया हुई तो एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, फूड आया, तो दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंप्रूवमेंट हुई, प्रेसिडेंट रूल लगा तो डेफिनेटली है कि जो बीच में करप्शन था थोड़ा बहुत कम हो गया। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ठीक है। अगेन दोबारा से वही जो है वो चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल्स क्या कहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या कहते हैं कि ये इमरजेंसी जो है वो फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक जो है वो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम एक जो है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। लेकिन हम फॉर्म किस तरह की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन प्रेसिडेंट रूल अगर लग रहा है तो वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो ये पावर का मिसयूज भी हो सकता है इसमें। तो इंटेलेक्चुअल ये कहते हैं। फिर उसके बाद क्राइसिस फेज शुरू होती है। एक साल तो एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, दूसरे साल सूखा आ गया, अगेन लेस एग्रीकल्चर, वही ड्रफ, ऊपर से प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी। देन उसके बाद अरेस्ट ऑफ लीडर्स, लीडर्स को तो बहुत सारे लीडर्स को ऑलरेडी अरेस्ट करके रखा था, सेकंड फेज में भी अरेस्ट कर रहे थे। मिस यूज ऑफ पावर, ब्यूरोक्रेट्स थे ना, इन मतलब इनके पास इतनी अनलिमिटेड पावर आ गई थी, और एक तरह से फिर अकाउंटेबल भी नहीं थे किसी को नहीं, तो अपनी पावर का मिस यूज कर रहे थे। देन इस फेज में, ठीक है, जो इमरजेंसी की फेज रहती है, देखो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई। तो 38th अमेंडमेंट हुई सबसे पहले 1975 में। इसमें यह कहा गया कि जो नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जा रही है ना, डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगी, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट नेशनल इमरजेंसी को नहीं जज कर सकता, वो कोई भी डिसीजन उसके ऊपर नहीं ले सकता, चैलेंजेबल नहीं होगा, पहला पॉइंट। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 का। इसमें कहा कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द नेशन। किसी एक पार्ट में जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो दैट मीन्स नेशनल इमरजेंसी नेशन वाइड भी लग सकती है और किसी एक रीजन पर भी लगाई जा सकती है। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 का। अब देखो ये दो तो सरकार के फेवर में थे उस टाइम पे, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उनके फेवर में। 44th अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। इन्होंने कहा कि जो 38 में ये कहा गया है ना, 38th अमेंडमेंट में कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उन्होंने इसको हटा दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट जो ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। 44th अमेंडमेंट में सबसे पहला प्रोविजन तो ये आ गया। देन उसके बाद एक मिनर्वा मिल केस हुआ 1980 में। इन्होंने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इमरजेंसी, वो भी चैलेंजेबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में ऑन द बिहाफ ऑफ मेलाफाइड इवेंट। यानी कि लाइक जैसे कि इररिलेवेंट, मतलब कोई इररिलेवेंट फैक्ट हो गया कि ठीक है भाई, इंटरनल क्राइसिस मतलब क्या हो गए कि नक्सलाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो एक स्टेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए तो पूरे नेशन वाइड इमरजेंसी लगा दी। तो नेशन वाइड लगाने की जरूरत नहीं है, जिस रीजन में हुए उसी रीजन में लगाओ, दैट्स इट। तो इस तरह से फिर ये जो है वो कहा जाता है कि अगर इररिलेवेंट रहेगा कोई भी ग्राउंड, तो उस केस में फिर क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है चैलेंजेबल हो सकता है, जैसा कि साउथ कोरिया में हुआ था अभी रिसेंटली। देन आफ्टर इमरजेंसी इलेक्शन होते हैं 1977 के। अब इस टाइम पे क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था इंदिरा गांधी जी को, स्पेशली अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे, तो यहाँ से कम सीटें आई थी, साउथ इंडिया से कुछ सीटें आई थी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं ले पाए थे। तो कोalition गवर्नमेंट बनती है 1977 में, और यहाँ पर फिर यहाँ मोरारजी देसाई जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 2 साल के लिए बनते हैं 1977 से लेकर 19 ऑलमोस्ट 79 तक, ठीक है, 19
79 तक। और इसमें कहा जाता है कि जो 44th अमेंडमेंट है ना, वो ये लेकर आए थे मोरारजी देसाई। इन्होंने फिर जो पावर थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था रिगार्डिंग द कि प्रेसिडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो उसके जो है वो कैबिनेट का जो है वो उसके पास रिटर्न जो है वो रिटर्न में उसको देना पड़े, कैबिनेट को देना पड़ेगा, तब प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, इमरजेंसी लगाएंगे। देन उसके बाद इंदिरा गांधी जो एक गवर्नमेंट की जो मतलब फेज थी, इसमें क्या क्या अचीवमेंट रहती हैं। तो देखो सबसे पहला तो ये रहता है कि स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल हमने यूएसएसआर के साथ दोस्ती करी, ठीक है, हमने बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश बनाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा रोल। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो 1971 की जो वॉर हुई थी उसमें हमारी विक्ट्री। तो ये इससे क्लियर होता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। एक और पॉइंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी 1962 में गई थी वो 1971 की वॉर के साथ हमारे पास दोबारा से आ गई। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन में गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसमें भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर गई थी। और फिर यहां पर क्या आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इक्वालिटी की तरफ हमने काम किया, तो गरीबी हटाओ, दैट इज स्लोगन, इक्वालिटी प्रमोशन, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ लाइक अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, तो सेल्फ रिलायंस की बात करी, ठीक है। अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स को ऐड किया था। और पहली बार अगर हम बात करें प्रेम्बल को भी अमेंड किया, तो ये कहा गया कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। गरीबी हटाओ का नारा, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें, देखो पहली बार 14 बैंक को नेशनलाइज किया था, दूसरी बार 6 बैंक को नेशनलाइज किया। देन उसके बाद सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी सिस्टम की अबॉलिशमेंट और जमीन जो है वो गरीबों को बांटी। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप और मोस्ट पावरफुल लीडर, ये तो एक कॉमन पता चलता है कि जब इतने सारे इनिशिएटिव लिया, पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर भी है इंदिरा गांधी जी, तो ये भी याद रखना। फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर पहले निर्मला सीतारमन, और अगर हम बात करें कि जिन्होंने जो है वो पहली बार बजट रखा था, लेकर बजट मतलब जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आया था, दैट इज इंदिरा गांधी जी, तो ये भी एक पॉइंट याद रखना। देन उसके बाद 1977 के जनरल इलेक्शन, जनता पार्टी, जना पार्टी, ठीक है, कांग्रेस, ये सब कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं तीनों मिलके, और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 1977 से लेकर 1979। अब इन्होंने कोशिश करी, ठीक है, इन्होंने ऑनेस्ट कोशिश करी। सबसे पहले तो उन्होंने सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर किया जो कि इमरजेंसी के टाइम पे इफेक्ट हुई थी। तो ये क्या करते हैं, 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आता है 1978 का, और इसके थ्रू फिर जो है वो काफी चेंजेस किए जाते हैं। देन उसके बाद अच्छा 44th अमेंडमेंट एक्ट में एक इंपॉर्टेंट और भी ऐड किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में। वो क्या है, 44th में क्या है कि 42nd में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd सॉरी। तो 42nd अमेंडमेंट कौन सी कमेटी थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, ये याद रखना। और 44th अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ शाह कमीशन, शाह कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी टू इन्वेस्टिगेट द इमरजेंसी, इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द लाइक जो इमरजेंसी के टाइम पे ये जो होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, इसके लिए जो है वो शाह कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई। देखो पहले हमने बात करी थी फैमिली प्लानिंग की, इन्होंने कहा फैमिली वेलफेयर, तो कुछ यूनिक हुआ, कुछ नया हुआ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि फैमिली वेलफेयर की तरफ गए। प्लस इस टाइम पे हम बात करते हैं, इसके बाद जब ये टूटते हैं ना 1979 में, ठीक है, 1979 में जब ब्रेक होते हैं तो यहां पर बनती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। देन उसके बाद बांग्लादेश वॉर लास्ट टॉपिक रहेगा। बांग्लादेश वॉर की अगर हम बात करें तो 1971 में हुई थी। इसकी कहानी क्या रहती है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे 1947 में पाकिस्तान जो है वो पार्टीशन हुआ, ठीक है, और पार्टीशन में 2 पाकिस्तान बन गए, एक वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो ये 2 रीजन बन गए। अब देखो इसको आपको एक कंसेप्ट की फॉर्म में समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, एक एक उसमें समझते हैं इसको छोटे से कंसेप्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो रीजन है दैट इज बांग्लादेश, ऐसे एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं हम इसको, ठीक है, सिर्फ एक मिनट, ये वाला रीजन दैट इज बांग्लादेश, ठीक है, और ये वाला रीजन हो गया दैट इज पाकिस्तान। अब ये 2, ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान और ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से था। वेस्ट पाकिस्तान में सारे डिसीजन लिए जाते थे और ईस्ट पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट किए जाते थे। तो मतलब ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों का जो कल्चर था वो वेस्ट से थोड़ा अलग था। यहाँ पे झूठ बहुत ज्यादा होता है, आज भी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में झूठ बहुत ज्यादा होता है।
तो जूट की प्रोडक्शन से जो पैसा आता था वो सारा का सारा वेस्ट के डेवलपमेंट के लिए जाता था। तो यहाँ के लोग परेशान थे बहुत, ये कहते थे कि क्या फ़ायदा है हमारे इतना अर्न करने का जब पैसा तो सारा का सारा ड्रेन होकर वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत परेशान चल रहे थे। तो भारत सरकार इसके ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए थी कि कुछ ऐसे चैलेंजेस बन रहे हैं। अब कहानी क्या रहती है, देखो कहानी ये रहती है कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश 1947 से लेकर 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान रहता है। इसमें इकोनॉमिक ड्रेन रहता है कि वेस्ट की तरफ जो है वो पैसा सारा का सारा जा रहा था और बांग्लादेश की डेवलपमेंट के लिए कम लगाया जा रहा था। डोमिनेशन किसका था, वेस्ट का था। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो सारे के सारे वेस्ट के लोग लगे हैं, ईस्ट के कम लोग होते थे। तो इससे क्या होता है, सोशल क्राइसिस जो है वो इमर्ज हो रहे थे। प्लस उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी ना वो एक्सप्लॉइट करती थी किसको, जो यहाँ पर बंगालीज थे, जो माइनॉरिटीज में थे यहाँ पे, उन लोगों को। तो कल्चरल डिफरेंसेस थे, माइनॉरिटीज के ऊपर जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन कम है, तो डेफिनेटली क्या है कि ये क्राइसिस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सोशल क्राइसिस कब पॉलिटिकल क्राइसिस बन गए और वो पॉलिटिकल क्राइसिस कब जो है वो कन्वर्ट हो गई, उसका ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट रहता है दैट इज बांग्लादेश की फॉर्मेशन। अब कहानी क्या शुरू होती है इसकी, देखो कहानी बताता हूँ। कहानी सिंपल, ये तो सब चल रहा था, भोले क्राइसिस, भोले साइक्लोन आता है एक, ये जो क्राइसिस फेज चल रहे थे इसमें एक साइक्लोन हिट करता है बांग्लादेश को, दैट इज भोले। जो वेस्ट पाकिस्तान था उन्होंने सपोर्ट ही नहीं करी, बहुत कम सपोर्ट करी। उनका एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आ गया, वेस्ट पाकिस्तान अपने में बिजी है, ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ के जो लोग थे उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई हमें इनसे अलग होना है, हम खुद ही अपना ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अवामी लीग की फॉर्मेशन होती है। और ये अवामी लीग है, इसको बनाते हैं SM रहमान, शेख मुजबिर रहमान, ये बनाते हैं। और ये कहते हैं, ये इन्होंने पार्टी बना दी अवामी लीग, याद रखना अवामी लीग, इसके रिप्रेजेंटेटिव भी हो गए, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो यहा खान था, ठीक है, पाकिस्तान के उस टाइम पे पर्सनालिटी, ये क्या कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, नया संविधान बनेगा और पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। तो वो इलेक्शन जो है वो टोटल 313 सीट के लिए होने थे, यानी कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वहां पे 313 सीट थी। और ये 313 सीट में 169 सीट जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से थी, यानी कि बांग्लादेश प्रेजेंट टाइम पे। अब हुआ क्या कि इलेक्शन हुए, जो ईस्ट पाकिस्तान था ना, यहाँ पे ये अवामी लीग थी ना, ये मेजोरिटी में आ जाती है, क्लियर मेजोरिटी इनके पास आती है। अब जो वेस्ट पाकिस्तान के जो ये थे, ठीक है, यहाँ खान, ये कहते हैं कि यार ये कैसे हो गया, हमारे तो लोग वहां पे जीते ही नहीं, हो सकता है कि वो अलग ना हो जाए खुद को। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को, ठीक है, वो बस सरकार बना लेते हैं। और जो उनकी मेजोरिटी में आई थी ना, यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी में, वो कहते हैं कि नहीं ये इलेक्शन गलत हुए हैं। वो ये इलेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर क्या होता है, जो ये अवामी पार्टी थी ना, ये डिसाइड करते हैं कि हमें अलग से जो है वो संविधान चाहिए, हमें अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। और शुरू करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडिया का इनडायरेक्टली हाथ हो सकता है, इनडायरेक्टली, क्योंकि हमें भी पता था कि अगर हमारा पड़ोसी परेशान चल रहा है एक, ठीक है, चाहे वो 2 घर है, चाहे वो भाई भाई है, लेकिन हमें पता है कि परेशान चल रहा है भाई, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कौन से ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे। तो फाइनली क्या होता है कि जब ये डिमांड करते हैं कि अपना संविधान बनाओ, अपनी गवर्नमेंट चाहिए, तो यहां पर क्या होता है, 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम था सर्च लाइट, ईस्ट पाकिस्तान में। जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुई थी इसको क्रश करने के लिए आर्मी आती है वहां से वेस्ट पाकिस्तान की और ब्रूटली सप्रेस करना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे कि अलॉट ऑफ रेप्स हुए हैं, मर्डर हुए हैं, ठीक है, आर्मी जिसको देख रही थी उसको मारे जा रही थी, ठीक है, लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब उसके बाद इंडिया ये सब देख रहा था, मोस्ट वायलेंट और ब्रूटल जो है वो ये सप्रेशन रहा है और एक तरह से सिविल वॉर ब्रेकआउट हो जाती है। अब बांग्लादेश में लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो कहाँ आएंगे, भारत की तरफ आएंगे। तो कम से कम ये कहा जाता है कि 10 लोग, जब ये वॉर शुरू हुई तो 10 लाख लोग भारत में एंट्री हुए थे। और वो कहां पर गए, असम, वेस्ट बंगाल। और एक फैक्ट और याद रखना कि 25 मार्च 1971 को ही असम अकॉर्ड भी साइन हुआ है, जिसमें यह कहा गया था कि 1947 से लेकर 1971 तक, ठीक है, ये बाद में हुआ तो 85 के से लिंक करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यहां पर बात उठी थी
जितने भी लोग आए हैं उसके बाद 1971 के बाद, अगर इन सॉरी आसाम अकॉर्ड 1985 के अराउंड साइन हुआ है, लेकिन जो डेट थी ना वो ये डिसाइड की गई थी, ये 25 के बाद जो भी भारत में आसाम में एंट्री करा दैट इज इलीगल। जो 25 से पहले आगे आगे। देन उसके बाद क्या होता है कि जब ये सिविल वॉर ब्रोक आउट हो जाती है तो एक तरह से इंटरनल वॉर शुरू हो जाती है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। इंदिरा गांधी जी एंट्री करना चाहते थे, मार्च का समय है, ये मैं मार्च इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मार्च का समय था, इंदिरा जी कहते हैं कि हमें एंट्री करनी चाहिए, ठीक है, और एक मीटिंग बुलाते हैं अप्रैल में। उस मीटिंग में मानेक शॉ भी जाते हैं, मानेक शॉ, सैम बहादुर, वो भी जाते हैं और वो अपनी सजेशन देते हैं कि अभी नहीं, अभी हमें नहीं अटैक करना चाहिए, अभी हमें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए बांग्लादेश को, और ये कहते हैं नए दोस्त बनाओ, हिंट दे देते हैं। तो फिर इंडिया क्या करती है, दोस्ती करती है यूएसएसआर के साथ, इंडिया फ्रेंड बनता है यूएसएसआर का, ठीक है, अपनी दोस्ती शुरू हो जाती है। साथ में इंडिया क्या करता है इंटरनेशनल लेवल पर, देखो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही, हमने कहा कि हम शुरू में नहीं, अभी इग्नोर करो, अभी जो चल रहा है चलने दो। हमने क्या किया, सिंपैथी लेनी शुरू कर दी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। कैसे, हमने कहा कि बहुत गलत कर रहे हैं भाई, वर्ल्ड लेवल पे बात करनी शुरू कर दी, ठीक है, हमने बोलना शुरू कर दिया कि ऑटोनॉमी दो उनको भाई, मत लड़ो, ठीक है, क्यों आपके ही वेस्ट पाकिस्तान को बोला, ईस्ट पाकिस्तान वाले आपके ही लोग हैं, क्यों मार रहे हो उनको, ठीक है, और अपना जो बॉर्डर रीजन था उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया ताकि कम से कम जो इन्फ्लेंट्रेशन हो, कम से कम लोग जो रिफ्यूजीज भारत में आए। लेकिन हमारे पास एक चैलेंज आ गया, हमने क्या वर्ल्ड लेवल पर बोलना शुरू कर दिया कि भाई लोग तो वहां पे लड़ाई हो रही है, लोग भारत में आ रहे हैं। हमारे लिए ये समस्या बन गई थी, ये समस्या को हमने हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो क्राइसिस हो रहे हैं, वहां की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो आर्मी वहां पे गई है वो बहुत जो है वो क्राइसिस कर रही है, और हमारे को रिफ्यूजी बर्डन बन रहा है, हमें हमारे ऊपर क्या है, रिफ्यूजी बर्डन पड़ रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ चैलेंजेस थे हमारे पास, हम डायरेक्टली नहीं रेज कर सकते थे। पहला तो ये कि शुरुआत हम नहीं करेंगे, शुरुआत हम नहीं करेंगे, ये हमारा क्लियर था और हमने ये डिसाइड भी कर लिया था। सेकंड, उसके बाद हमें डर था कि अगर हम बांग्लादेश के ऊपर अटैक करते हैं या बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, ठीक है, या जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा और यूएस भी पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा। हमें डर था, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने दोस्ती करी यूएसएसआर के साथ, पहला। उसके बाद वेदर पैटर्न, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत मैटर करती है। मानसून थी, अप्रैल मई जून वाला जो महीना होता है बांग्लादेश में बहुत बारिश होती है, तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि अपने जो सिपाहीज हैं वो नहीं रेसिस्ट कर पाएंगे, तो अभी मत लड़ो, ठीक है। ऊपर से हाई टेम्परेचर भी था, तो ये चैलेंज था, तो इसलिए कहा नहीं, अभी शांति रखो, अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते। और चाइना का भी डर था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि क्या सोल्यूशन होगा। देन उसके बाद क्या होता है, सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है, यहाँ पे वेट करते हैं सबसे पहला कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करे, और हुआ ऐसा ही, पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने बस रिएक्शन किया। ऑपरेशन जैकपॉट एक शुरू करती है भारत सरकार, और जो ये वहां पे एक जो आपकी ये जो अवामी जो लीग थी, इन्होंने एक आर्मी बना दी थी। हमने क्या किया कि जो वहां के लोग थे उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया, मुक्ति वाहिनी जो उनको कहा जाता है, टू काउंटर वेस्ट पाकिस्तान। जो वेस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसको काउंटर करने के लिए मुक्ति वाहिनी को हमने इनडायरेक्टली ट्रेन करना शुरू कर दिया। प्लस हमने इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए एक फ्रेंडशिप करी यूएसएसआर से कि अगर हमें बाहर से कोई मदद चाहिए तो हमारा यूएसएसआर अच्छा दोस्त बन जाए। और उस टाइम पे यूएसए वर्सेस यूएसएसआर भी चला हुआ था, दैट इज कोल्ड वॉर। सेकेंड, उसके बाद क्या होता है कि यहां पे मानेकशॉ फिर कहते हैं कि विंटर के लिए रुक जाओ। क्यों रुक जाओ विंटर के लिए, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान अटैक करता है भारत के ऊपर, पहला पॉइंट। उसके बाद इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्लेयर करती है बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट नेशन, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन, और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिप्लाई देती है पाकिस्तान को, पहला पॉइंट। यूएसए इंटरवेंशन करने की कोशिश करता है लेकिन न्यूट्रलाइज करता है सोवियत यूनियन। यूएसएसआर न्यूट्रलाइज कर देता है, कहता है कि अगर आप पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए जाओगे तो मैं जो हूं इंडिया की सपोर्ट के लिए खड़ा हूं, पहला पॉइंट। यूएसएसआर बोलता है चाइना, यूएसए बोलता है चाइना को, भाई तू जाना, तेरे को तो आसान है नीचे को, हिमालय जी तो उतरना तूने, पहले भी तो क्या था 1962 में तू चाइना तू आया था, नेपाल आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक तूने अक्साई चीन को कैप्चर किया था, अभी जा उधर, नहीं जा पाया। क्यों, दिसंबर में पड़ती है स्नोफॉल, और बर्फ में तो वो नीचे आ ही नहीं सकते थे।
तो चाइना से हमें मिल गया नेचुरल डिफेंस। अब हमारे पास बचा था बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो फिर यहां पर क्या होता है कि भारत की जो नेवी थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी ऑलमोस्ट जितना भी जो वेस्टर्न रीजन पे था ना, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये कहा जा रहा था कि अगर इंडियन नेवी रुकती नहीं तो शायद कराची फोर्ट रहता ही ना, और अगर कराची चला गया था तो समझो कि पाकिस्तान खत्म था। और हमने जो ये वेस्ट वाली साइड है ना, यहाँ पे इस साइड हम बात करें तो यहाँ पर हमने सॉरी इधर वाले रीजन पे हमारा आईएनएस विक्रांत था। आईएनएस विक्रांत उस टाइम का ग्रेटेस्ट जो है वो शिप मानी जाती थी एक तरह से, ठीक है, वॉरशिप भी थी और इसके ऊपर जहाज उतर सकते थे। तो अगर मान लीजिए आईएनएस विक्रांत को हम या सेंटर रीजन में ले जाएंगे तो हम इजिली अपने जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर जो है वो या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट को उतार सकते थे। तो यहां पर क्या होता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक गाजी एक जो है वो सबमरीन आती है और वो प्लान करते हैं कि आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करना है विशाखापट्टनम वाले रीजन में। फाइनली क्या होता है, फिर यहां से एक और शिप थी, एक हमारी सबमरीन थी। वो सबमरीन आधी शायद आई थिंक खराब, कुछ ऐसा इशू रहता है, तो वो गाजी को डिस्ट्रॉय करते हैं। और उस टाइम गाजी जो है वो ये कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट शिप मानी जाती थी, सबमरीन मानी जाती थी उस टाइम की, जिसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये तो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को डिफीट किया है इस वॉर में। और जो ये आईएनएस विक्रांत और आपकी जो ये गाजी वाली कहानी है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है यूएसएसआर और रशिया, सॉरी आपका यूएसएसआर और यूएसए। कैसे? जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ना, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहां पे बताता हूं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान ने पहले अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर। इंडिया ने जब अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करी तो यूएस ने इंडिया को धमकी दी कि रुक जाओ, आपके ऊपर हम अटैक कर देंगे, ठीक है, हम जो है वो सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और इन्होंने ना यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन ला दिया। वो रेजोल्यूशन को विटो करके रोका यूएसएसआर ने। तो दैट्स वाई यहां से क्लियर होता है कि रशिया हमारा कितना अच्छा दोस्त है। तो पहले तो यहां पे विटो रोका, फिर उसके बाद ये यूएसए मानने वाला नहीं था, इन्होंने क्या किया, अपनी जो है वो बोट गन्स भेज दी, मतलब बड़ी छोटी छोटी शिपों पे तोप से वगैरह भेज दी, ठीक है, उसमें कैनॉन वगैरह लगी होती है, उसको भेज दिया इंडियन ओशन की तरफ से, और वो भारत की तरफ पहुंचने वाली थी। तो यहां पे यूएसएसआर एक्टिव हो गया था फिर, और ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बनने वाली थी। लेकिन यूएसएसआर ने क्या किया, सीज फायर लगवाई 1971 में, ठीक है, और शिमला एग्रीमेंट के बाद एलओसी लग जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये रहती है पूरी की पूरी स्टोरी रिगार्डिंग द योर पाकिस्तान वॉर, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सेकंड थर्ड वॉर हुई, प्लस साथ में जो आपका बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्लियर?